हाय एवरीवन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको हर साल ईच एंड एवरी ईयर एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलता है इस टॉपिक पे। सो मैंने यहाँ पे एक सिंगल पेज में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1773 टू 1935 कंपाइल कर दिया है। और मैं यहाँ सिंपल वे में आपको चीज़ों को डिफ़ाइन कर दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा और इसका पीडीएफ निकाल लेना एंड इसको लास्ट मोमेंट में पढ़ लेना। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं। आपको पता होगा कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन इंटरेस्ट सिर्फ लूटिंग और प्लंडरिंग ऑफ बंगाल था। एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका था और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस को भी देखना पड़ा था। आप 1770 की बात करोगे तो कंपनी पे ऑलमोस्ट 6 मिलियन पाउंड का डेट था। आप ये कह सकते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे वो अमीर थे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ होल बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी। तो इसी को देखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया एंड दिस इज़ द रीज़न इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, बिकॉज ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्किंग है उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। नाउ लेट्स सी द प्रोविजंस। गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। इसको याद रखना आप। दिस एक्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स। और आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की गवर्नेंस की बात करोगे तो ब्रिटेन में क्या था कि दो इंस्टीट्यूशन है, एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव थे इंग्लैंड में। सो उनके ऊपर थोड़ा चेक और बैलेंस लाने के लिए एक प्रोविज़न यहाँ दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेड टू रिपोर्ट ऑन रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ऑल्सो दिस एक्ट प्रोहिबिट सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी ब्राइब्स एंड डूइंग प्राइवेट ट्रेड। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो बहुत अमीर हो गए थे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फेल हो रही थी। उनको ब्राइब लेने से मना किया गया, प्राइवेट ट्रेड से मना किया गया, बट उनकी सैलरीज इंक्रीज़ कर दी गई थी। ऑल्सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर ऑफ बंगाल की पावर थोड़ी बढ़ा दी गई थी। जो बाकी दो प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे और मद्रास, उनको बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था इन 1774 विथ 1 CJ एंड 3 जज। जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर इलाइजा इम्फी। तो याद रखना आप, सर इलाइजा इम्फी जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आफ्टर डैट इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट का मेन फोकस ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में खामियां थी, लिमिटेशंस थी, उनको कम करना। एंड ऑल्सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चाहता था कि जो कंपनी है उसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल कर सके। दिस एक्ट इस्टेब्लिश अ टाइप ऑफ डबल गवर्नमेंट विथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आपको पता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले ही थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी क्रिएट किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल अफेयर मैनेज करेगा एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कमर्शियल अफेयर मैनेज करेंगे। ऑल्सो जो मैंने यहाँ बोला ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा जाने लगा। इसके बाद बढ़ते बढ़ते 1813 का टाइम आता है और ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके पहले भी दो एक्ट आए थे, एक्ट ऑफ 1786 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1793, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। 1813 के पहले का टाइम देखोगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, उसके साथ साथ यूरोप में रेनेसा की वेव भी आ चुकी थी। ऑल्सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में टेरिटरीज थी वो वाइडली एक्सपेंड हो चुका था। सो ये नियरली इम्पॉसिबल था कि कंपनी एज अ पॉलिटिकल बॉडी भी फंक्शन करे और कंपनी एज अ कमर्शियल एंटिटी भी फोकस करे। इन सबको देखते हुए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास किया गया। इस एक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि कंपनी की मोनोपोली ओवर इंडिया ख़त्म कर दिया गया था, एक्सेप्ट टी एंड चाइना। चाय और चाइना को छोड़ के कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। 1813 में एक्सप्लिसिटली अनाउंस किया गया सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज। साथ ही कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए और रिन्यू कर दिया गया, बट उनका जो मोनोपोली था ट्रेड का वो ख़त्म कर दिया गया। 1 लाख रुपीज़ का फंड ग्रांट किया गया फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेचर साइंस। ऑल्सो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया गया कि वो इंडिया आ सकते हैं और अपना रिलीजन जो है वो प्रीच कर सकते हैं। नाउ इन 1833, इसको आप 1833 कर देना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो इस चीज़ को चेंज कर दूंगा। 1833 के एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं और इसको फाइनल स्टेप कह सकते हो टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इससे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना चुका था, तो जितने भी इंग्लिश मैन थे वो नए मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको याद रखना आप।
नाउ पहली बार अटेम्प्ट किया गया इस एक्ट के थ्रू कि सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन रखा जाए। स्टार्ट नहीं हुआ था बट अटेम्प्ट हुआ था। स्टार्ट जो है वो 1853 से हुआ था। दिस एक्ट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शन एज अ कमर्शियल बॉडी एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रिमेन्ड। इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, कमर्शियल एंटिटी काम नहीं कर रही थी। इंडिया में सिर्फ उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, क्योंकि जो कंपनी की एक्सक्लूसिव प्रिविलेज थी ओवर ट्रेड, उसको एंड कर दिया गया था और जो कमर्शियल बिजनेस था कंपनी का, उसको वाइंड अप कर दिया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि इट वाज द फाइनल स्टेप फॉर द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। नाउ इसके बाद एक्ट ऑफ 1853 आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट दिस एक्ट सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। इसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें 6 न्यू मेंबर ऐड किए गए थे। इन 6 मेंबर में से 4 मेंबर को अपॉइंट किया था कौन? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा। यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आप लोकल गवर्नमेंट मान सकते हो। और ये फर्स्ट टाइम था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन था। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो एज अ मिनी पार्लियामेंट काम करता था। इट अडॉप्टेड द सेम प्रोसेस एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करता था वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल भी काम करता था। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एक्ट इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज। अब जो इंडियंस थे वो भी कम्पीट कर सकते थे टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। 1853 के एक्ट के बाद 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। उसके बाद जो एक्ट आया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वॉइस रॉय बोल दिया गया। पहले वॉइस रॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। नाउ फ्रॉम हियर जो कंपनी का रूल था उसको पूरा एंड कर दिया गया था और जो भी पावर थी वो क्राउन को चली गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट में जो ड्यूअल गवर्नमेंट लाया गया था उसको एबॉलिश कर दिया गया था, जहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे। इसके जगह पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया और इसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इंडिया पे रूल करता था। सो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट दी गई थी। एक 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी स्टैब्लिश की गई थी हुज चेयरमैन वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ड्यूअल गवर्नमेंट हटा दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट लाई गई थी और जो काउंसिल ऑफ इंडिया बॉडी थी वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था और उसकी जितनी भी पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सो कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पास किया गया एंड यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन बिगन होता है। इस पॉइंट को याद रखना आप। पहले जो बॉम्बे और मद्रास को बंगाल का सबऑर्डिनेट बनाया गया था उस चीज़ को स्क्रैप कर दिया गया एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर रिस्टोर्ड। वॉइस रॉय के काउंसिल हुआ करती थी एंड दिस काउंसिल इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल। उसको एक्सपेंड किया गया, कुछ इंडियंस को इंक्लूड किया गया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो फर्स्ट 3 इंडियन कौन से थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इस पॉइंट को याद रखना आप। नेक्स्ट वन इज न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वर ओपन इन बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम को आप एज अ कैबिनेट सिस्टम समझ सकते हो, तो इस पॉइंट को याद रखना। ऑल्सो वाइस रॉय के पास ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर आ गया था विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वॉइस रॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इन केस ऑफ एमरजेंसी। ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी थी? तो 6 मंथ। आफ्टर 1861 नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। दिस एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट ऑफिशियल मेजॉरिटी रिमेन्स। सो इस एक्ट के थ्रू प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनके नंबर्स को इंक्रीज़ किया गया था, बट फिर भी जो मेजॉरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही थी। दिस एक्ट एम्पावर द गवर्नर जनरल टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ लिमिटेड इलेक्शन, और उसको बेसिकली इंडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं या फिर लिमिटेड इलेक्शन भी कहते हैं, टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर्स को भी थोड़ा इंक्रीज़ किया गया। नाउ दे वर अलाउड टू डिस्कस बजट, एड्रेस क्वेश्चंस। इसके बाद जो 3 एक्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले 1909 देखते हैं। इस एक्ट के आने से पहले बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो चुका था, इंडियंस के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस आ चुकी थी। काफ़ी इकोनॉमिक क्रिटिक थे लाइक दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त। उन्होंने न्यूमरस पेपर पब्लिश किया था क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल इन इंडिया। कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ भी थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो चुका था। इसके साथ साथ ब्रिटेन में लिबरल पार्टी भी पावर में आ चुकी थी। सो इन सारे चीज़ों का कल्मिनेशन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पास किया गया। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉर्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे वो वॉइस रॉय थे। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के आने के बाद ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि जो फ्रेंचाइजी थी काफ़ी लिमिटेड थी, कुछ सिलेक्टेड लोग ही वोट दे सकते थे।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ को 16 से इंक्रीज करके 60 कर दिया गया। और जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें फर्स्ट टाइम इंडियंस को अलाउ किया गया। सबसे पहले इंडियन कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद, इसको याद रखना आप। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, बट प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी परमिट कर दिया गया। चाहे सेंट्रल काउंसिल हो या फिर प्रोविंशियल काउंसिल हो, दोनों के फंक्शन को एनलार्ज किया गया। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बजट पे रिजोल्यूशन भी पास किया जा सकता था। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस एक्ट को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू टू अपीज द मुस्लिम सेपरेट इलेक्ट्रोड को इंट्रोड्यूस किया गया। आफ्टर 1909 कम 1919, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड चेम्सफोर्ड जो थे वो वॉइसरॉय थे। इस एक्ट के आने का रीज़न क्या था? आप इसका बैकग्राउंड देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से उतनी कांग्रेस खुश नहीं थी। इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम का जो 1916 में पैक्ट होता है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कंसर्न का रीज़न था। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था और उसकी वजह से इंडिया का जो पॉलिटिकल डायनामिक्स था बिल्कुल चेंज हो गया था। एंड दिस इज़ द रीज़न कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लाया गया। इसके आने से पहले 20 अगस्त 1917 को एक मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आता है और उसमें ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश हैं उनकी प्रायोरिटी ये है कि इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना। जहाँ पहले सिर्फ एक मेंबर थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यहाँ पे 6 में से 3 मेंबर थे वो इंडियन थे इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी इन प्रोविंसेस। इसमें यह था कि जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसको 2 पार्ट पे डिवाइड कर दिया गया था। एक रिजर्व लिस्ट था, दूसरा ट्रांसफर लिस्ट था। तो जो रिजर्व लिस्ट था उस पे लॉ गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के साथ मिलकर बनाएगा, और जो ट्रांसफर लिस्ट थी उस पे लॉ गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की हेल्प से बनाएगा। क्या क्या चीज़ें रिजर्व लिस्ट में आती थी? तो लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरीगेशन। और क्या क्या ट्रांसफर लिस्ट में आती थी? जो भी वेलफेयर की चीज़ें हैं लाइक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन। जहाँ पावर है, पैसा है, उसको रिजर्व लिस्ट में रखा गया जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल कर सके, और जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रांसफर लिस्ट में रखा गया। बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक काउंसिल ऑफ स्टेट बना जिसको राज्यसभा कह सकते हैं हम लोग, और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली बना जिसको लोकसभा कह सकते हैं। दोनों में मेजॉरिटी जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ की जाएगी। 1909 में तो सिर्फ मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, बट 1919 में सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स में इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद जो इलेक्शन की फ्रेंचाइजी थी थोड़ी बढ़ा दी गई, बट फिर भी लिमिटेड थी। इट इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन, कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है, उसके हिसाब से आप वोट कर सकते हो। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एक ऑफिस क्रिएट किया गया लंदन में। ऑल्सो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ओपन किया गया इन 1926। इस एक्ट में यह भी बोला गया कि 10 साल बाद इन 1929 एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ एक्ट। एक्ट कैसा काम कर रहा है और क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसको बताने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, और उस कमीशन का नाम हम लोग जानते हैं जो कि है साइमन कमीशन। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें भी काफ़ी प्रोविज़न आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मिल जाएंगे। तो इस एक्ट का सोर्स क्या था? सबसे पहले आपका साइमन रिपोर्ट था ही, साइमन रिपोर्ट को ध्यान में रख के बनाया गया था। सेकेंड वन इज़ नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद जो 3 RTCs हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उनके डिस्कशन को भी कंसिडर किया गया। लास्ट में एक लोथियन रिपोर्ट आई थी, उसको भी इंक्लूड किया गया था। द फर्स्ट प्रोविजन इज़ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। बेसिकली दिस एक्ट प्रिस्क्राइब फेडरल स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट चूँकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया था तो ये पॉइंट कभी रियलाइज़ ही नहीं हो पाया। जो चीज़ आप 7th शेड्यूल में पढ़ते हो कि लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वही चीज़ यहाँ भी हुआ था। फेडरल, कॉन्करेंट एंड प्रोविंशियल लिस्ट को क्रिएट किया गया था, और जो भी रेसिड्यूरी पावर थी वो वॉइसरॉय के पास थी। ये आपका UPSC में पूछा जा चुका है। प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरकी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था और उसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से रिप्लेस कर दिया गया था। प्रोविंस में डायरकी हटा दिया गया था, बट सेंटर में डायरकी ला दिया गया था। और फेडरल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। काउंसिल ऑफ इंडिया जो बॉडी बनाई गई थी 1858 में, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया इन 6 प्रोविंस आउट ऑफ 11। फेडरल कोर्ट ओपन किया गया इन 1937। अब डिप्रेस क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर ला दिया गया था। नाउ फ्रेंचाइजी थोड़ी इंक्रीज़ की गई, अब 10% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वोट कर सकते थे। RBI को इस्टेब्लिश किया गया, साथ ही फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। सो दिस इज़ ऑल। इस PDF को आप डाउनलोड करके एक बार रिवाइज़ कर लेना, और मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में बना दिया है, सो आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी ईजी होगा।